अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्लानिंग मशीनरी ऑफ पाकिस्तान। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था प्लानिंग की डेफिनेशन देखी, फिर उसकी टाइप्स देखी थी और डिफरेंट उसकी चीज़ें देखी थी। और फिर हमने प्लानिंग प्रोसेस जो था पाकिस्तान के अंदर जो फॉलो किया जाता है वो हमने देखा था। और आज हम देखेंगे प्लानिंग मशीनरी ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो प्लानिंग मशीनरी ऑफ पाकिस्तान के अंदर बेसिकली 3 विंग्स हैं। नंबर 1 पे है प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीज़न। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान अक्सर आप खबरों में सुनते रहते होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा जो होता है प्लानिंग का एक आप कह लें विंग होती है जहाँ पर प्लानिंग की जाती है नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए। या और दूसरा नाम इसका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीज़न भी है, इसको ये भी कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। प्लानिंग एंड, इसको याद रखना आपने, ये डेवलपमेंट एंड डिवीज़न है, ये डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट या बोर्ड है। तो ये जो होती है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सूबे की हद तक इसकी जो रिस्ट्रिक्शन होती है सूबे तक। सूबे के जो एक किसी भी प्रोविंस का, हर प्रोविंस की अपना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है और वो अपने प्रोजेक्ट्स करता है। नेशनल लेवल के नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ सूबे की जो रिस्ट्रिक्शन होती है या सूबे की हद तक जो प्रोजेक्ट्स करने होते हैं उनकी प्लानिंग इसके अंदर होती है। फिर नंबर 3 पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो होती है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, या ज़िला कौंसल जो है, तो इसको ये तीसरे नंबर पे आती है सबसे। तो एक है सबसे ऊपर नेशनल लेवल की, एक नेशनल लेवल की हो गई सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे प्रोविंसेस और फिर उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट तक। तो इस तरीके से ये एक हायरार्की है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग कमीशन को देखते हैं। इस तरीके से मैंने बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगी फ़्लो चार्ट के ज़रिए। सबसे पहले इसका चेयरमैन होता है पीएम, प्लानिंग कमीशन का। पीएम इसका चेयरमैन होता है और फिर उसके नीचे मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, जो प्लानिंग मिनिस्टर जो होता है वो इसका डिप्टी चेयरमैन होता है। और उसके साथ 11 अदर मेंबर्स भी होते हैं प्लानिंग का जो मिनिस्टर होता है। तो ये डिप्टी चेयरमैन, सबसे ऊपर चेयरमैन जो पीएम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर उसके नीचे डिप्टी चेयरमैन होता है जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग होता है। नंबर 3 पे नीचे एडवाइजरी कमेटी एक होती है जो एडवाइस देती है इस प्लानिंग कमीशन को डिफरेंट प्रोजेक्ट से या किसी भी हवाले से। और फिर उसके साथ एक उसके नीचे कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी होता है और ये परमानेंट मेंबर होता है इस कमीशन का। जिस तरह के एक ब्यूरोक्रेसी का मेंबर कह लें, जो कि अपनी उसकी नौकरी सर्विस होती है 30 साल 50 साल जितनी भी है। तो कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी होता है जो कि परमानेंट मेंबर हो गया। तो इस तरीके से हायरार्की आ रही है। अब फिर यहाँ से उससे नीचे जो है ना, ये इससे नीचे आ रहा है, ये उससे नीचे फिर ये 3 विंग्स हैं। एक मेंबर टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग होते हैं, जिस तरह के इंडस्ट्री से हो गया या किसी भी मतलब प्राइवेट सेक्टर से, जो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो प्राइवेट सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोग हैं उनको बुला लिया जाता है। या उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में जो कंसर्न प्रोजेक्ट होता है, कंसर्न लोगों को फिर बुला लिया जाता है। तो वो होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा रोल होता है हर प्रोजेक्ट के अंदर या नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स के अंदर। क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो हर काम नहीं करती, प्राइवेट सेक्टर ही होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है फिर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और फिर उससे सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो प्लानिंग कमीशन का भी हिस्सा है। फिर प्रोफेशनल्स होते हैं, ये तो टेक्निकल मेंबर हो गए जो टेक्निकल चीज़ें बताते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि आगे फिर प्रोजेक्ट्स को प्रैक्टिकली करवाते हैं, फिज़िकली ग्राउंड के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो इस तरीके से सबसे ऊपर पीएम हो गया, फिर मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, डिप्टी चेयरमैन, फिर एक एडवाइजरी कमेटी होती है। इसके साथ इस तरह ये एक परमानेंट मेंबर होता है जो कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी होता है। और फिर नीचे ये 3 होते हैं मेंबर, टेक्निकल, प्राइवेट सेक्टर और प्रोफेशनल। अब एक फंक्शनल विंग भी होती है, प्लानिंग कमीशन का एक फंक्शनल विंग होता है। उसमें टेक्निकल रिपोर्ट्स बनाने के लिए टेक्निकल लोग होते हैं। टेक्निकल विंग होता है एक जो कि रिपोर्ट्स बनाता है। किस तरह की रिपोर्ट्स बनती हैं?
जो कि इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो ये टेक्निकल लोग बनाते हैं। फिर इकोनॉमिक जो होती है, ये इकोनॉमिक क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाता है ये वाला विंग। और मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि कितना पैसा एलोकेट, किस तरीके से उसकी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक आस्पेक्ट जितने भी हैं वो इकोनॉमिक विंग देखता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है जो इन तमाम की इनकी सब की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। फिर नंबर 4 पे प्रोजेक्ट विंग होता है। ये क्या करता है कि ये चेक करता है जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी प्रोग्रेस को चेक करता है, चेक प्रोग्रेस ऑफ सेलेक्टेड डेवलपमेंट, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी देखते हैं प्रोग्रेस को। तो इस तरीके से फंक्शनल विंग के 4 जो हैं मज़ीद आगे विंग्स हैं, तो ये बेसिकली इस तरीके से फंक्शन करते हैं। अब हम अगर फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन देख लें कि प्लानिंग कमीशन का जो डायरेक्टली फंक्शंस होते हैं जो ये काम करता है, ये तो डिफरेंट लोग हैं ना जो अपना अपना काम करते हैं, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, विंग्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन जो ये वाला है ये डायरेक्टली क्या काम कर रहा होता है, तो नंबर 1 ये प्रिपेयर करता है नेशनल लेवल के प्लान्स। नेशनल लेवल के जो प्लान्स होते हैं वो ये प्रिपेयर करता है। मिसाल के तौर पे डैम है, तो डैम जो है वो पूरी मुल्क का एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से मोटर वे है, तो ये पूरे मुल्क के लिए है। तो इस तरीके से तो वो नेशनल लेवल के जो प्लान्स हैं वो ये बनाता है। नंबर 2 पे प्रपोज करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन्होंने कुछ कर लिए कि हमने ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, प्लान्स बन गए। अब उनके लिए जो रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं वो भी प्लानिंग कमीशन ही करता है कि हम इतने रिसोर्सेज, एक मोटर वे है उसके लिए 300 अरब चाहिए, 400 अरब चाहिए, जितना भी है, तो वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग कमीशन ही करेगा। उसके बाद फिर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो है और बाकी जो है वो पैसे जारी करेंगे और इस तरीके से प्रोजेक्ट होंगे। नंबर 3 पे मोनीटरिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं उनकी मोनीटरिंग भी इसी का ही काम होता है, उनको मोनीटर करना भी इसी की ज़िम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद नंबर 4 पे ये एडवाइस भी करता है, एडवाइस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, क्योंकि ये जो नेशनल लेवल की प्रोजेक्ट्स हैं ये ज़रूरी तो नहीं है कि पूरे मुल्क के, वो किसी भी जगह पर हो सकते हैं ना। एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर पे द्यामर बादशाह बनना है तो वो केपी के अंदर आ रहा है या ऊपर गिलगित में। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि बन तो वो वहाँ पर रहा है, लेकिन क्या है कि है तो वो नेशनल लेवल प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से सेंट्रल और प्रोविंसेस को भी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको ये एडवाइस भी देती है। ये कमीशन जो है एडवाइस भी करता है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं या जिस तरह भी, क्योंकि इसकी टेक्निकल बॉडी भी है। फिर कंडक्ट सर्वेज एंड इकोनॉमिक रिसर्च फॉर इफ़ेक्टिव प्लानिंग। इफ़ेक्टिव प्लानिंग करने के लिए ये सर्वेज भी करता है, सर्वेज कंडक्ट कराता है, और फिर इकोनॉमिक रिसर्च भी करता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक कंट्रोल करते हुए सर्वे कंडक्ट कराने के बाद कि कम से कम पैसों में या मिनिमम कॉस्ट के अंदर प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं जो प्लानिंग कमीशन करता है। फिर उसके बाद मतलब आसान लफ्ज़ों में क्या आप समझेंगे कि नेशनल लेवल के प्लान्स ये बनाता है, फिर उन प्लान्स के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी इनकी एलोकेशन है, फिर उनको लुक आफ्टर करना, मोनीटर करना, वो भी इसी का काम है। फिर सर्वेज कंडक्ट कराना और प्रोविंसेस को एडवाइस देना प्रोजेक्ट्स के लिए, वो भी इसी का काम है। तो फिर उसके बाद दूसरा जो हमने देखा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो सूबे के लिए होता है। तो इसके अंदर जो चेयरमैन होता है वो सीएम होता है। सीएम के नीचे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है एक, वो इसका मेंबर होता है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बाद नीचे जो हैं वो 3 और होते हैं। एक होता है चीफ इकोनॉमिस्ट, वो इसका मेंबर होता है क्योंकि इकोनॉमी फिर उसको मैनेज करना इसका काम है। जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट वो भी होता है। फिर एडिशनल सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हो रहा होगा उससे रेलिवेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनके सेक्रेटरीज जो हैं वो फिर वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से चेयरमैन और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ इकोनॉमी, जॉइंट चीफ, और ये इस तरीके से ये हायरार्की है। और एक फ़्लो चार्ट के तहत इजीली याद भी रह जाता है और समझ भी आ जाएगा। अगर आप पेपर में बनाएंगे तो चेक करने वाले के लिए बहुत आसानी होगी। फिर एक बहुत बड़ी हमारा काउंसिल है जो इकोनॉमी से रिलेटेड, या नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जिसको हम कहते हैं, वो एक बॉडी है।
और ये भी इसी के अंदर आती है। और इसके अंदर नहीं आती, ये नेशनल लेवल पे होती है, ये पीएम इसका चेयरमैन होता है। तो इसमें सीएम्स होते हैं चारों प्रोविंसेस के सीएम जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कंसर्न जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, वो इसके अंदर अपनी एडवाइज़ या अगर कोई प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने हैं तो उनको कंसर्न मिनिस्टर्स को बुला लिया जाता है। फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का मेंबर भी होना चाहिए यहाँ पे, तो फिर वो डिप्टी चेयरमैन जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग हमने पिछले उसमें पढ़ा प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, फिर वो डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो यहाँ पर वो भी इसका मेंबर होता है। तो ये NEC आप अक्सर न्यूज़ के अंदर सुनते होंगे, NEC की मीटिंग हुई। तो ये जो है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक बॉडी है। ये बेसिकली एपेक्स सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है इकोनॉमी को मैनेज करने का। देखें ना कितने इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, पीएम इसका चेयरमैन होता है और चीफ मिनिस्टर, चारों सूबों के मिनिस्टर जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो इस तरीके से ये बॉडी जो है वो ये काम करती है। फिर ये प्लान करती है, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी बनाते हैं ये लोग। चेयरमैन जो होता है ये बेसिकली जो मतलब चेयरमैन कौन हो गया, पीएम हो गया, ये कॉल करता है मीटिंग, इसकी NEC की मीटिंग करता है साल में 2 दफ़ा, कम से कम 2 दफ़ा मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन या कानूनी तौर के ऊपर पीएम जो है वो चेयर करेगा इस मीटिंग को 2 दफ़ा साल में। और फिर वो रिपोर्ट जो मीटिंग होगी उसकी रिपोर्ट सबमिट कराई जाएगी कहाँ पर, दोनों हाउसेज़ के अंदर, नेशनल असम्बली और फिर सेनेट के अंदर। तो इसकी एक एग्जेक्टिव कमेटी भी होती है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की, और वो क्या करती है, वो डिसीजन जो होती है वो कैरी आउट करती है, कैरी आउट डिसीजन मेड बाय NEC। जो NEC ने डिसीजंस किए ना उनको फिर कंटिन्यू करना या इम्प्लीमेंट करवाना बेसिकली उस एग्जेक्टिव जो इस NEC की जो एग्जेक्टिव कमेटी होती है वो उसका काम होता है। मतलब इन्होंने डिसीजन कर दिए, अब उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराना उस कमेटी का काम है, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ NEC। और वो क्या करती है, वो 500 मिलियन रुपीज़ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अप्रूव करा सकती है, मतलब कर सकती है। उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन या कानून उनको इतनी अथॉरिटी देता है कि 500 मिलियन रुपीज़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो अप्रूव कर सकती है। तो इस तरीके से प्लानिंग जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मशीनरी है वो वर्क करती है। और ये इसका जो है वो इस तरीके से वो बनी हुई है, इसका फ्रेमवर्क है। तो हमने डिस्कस कर लिया और अभी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है प्लानिंग का जो टॉपिक था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, और प्रीवियस लेक्चर्स को भी 2 को देखें, इसको भी देखेंगे तो आपको पूरा एक आपका टॉपिक जो डिस्कस कवर हो जाएगा। और पेपर में अगर आता है किसी भी तरीके से तो आप इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू।